हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जून 2024 की विजन आईएएस की मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक देखा जाए तो इसके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक बता देते हैं तो कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक जो आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का, ए पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधित का, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। फिर आता है अर्थव्यवस्था, ये वाला का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सुरक्षा से रिलेटेड जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है, और आपका जो पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे किस कौन सा टॉपिक हमारा रहेगा, सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में उसकी हेडिंग को जान लेते हैं कि इसमें पहला तो आता है कि विफल होती लोक परीक्षा पढ़ाने। फिर दूसरा इसके अंतर्गत दिया गया है संक्षिप्त सुर्खियां, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2012-22-24, और यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट जारी की हुई है, बाल श्रम रिपोर्ट, और आपकी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट और 2024, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप 2024 के बारे में इसके मेजर टॉपिक है। तो आपका सोशल इशू के संदर्भ में ये 4 टॉपिक आते हैं। एक-एक करके इन टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको बता दें कि ये जो हमारी सीरीज जो कंप्लीट कराई जाती है, वो आपको टॉपिक वाइज दिया जाता है। मतलब कि एक लेक्चर में एक टॉपिक आपका कवर करेंगे। जैसे कि आपका पहले में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है, दूसरे में आपका आईआर है। तो इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट किया जाता है। इस सीरीज को कंप्लीट करने का तरीके से कंप्लीट करने का मोटिव ये रहता है कि आप अगर जिस मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको उस मंथ वाइज आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाए। जैसे कि आपको जनवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ना है, तो जनवरी 2024 का पढ़ना है तो आपको पूरी मैगजीन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको जैसे कि कुछ करंट में कोई मुद्दा चला, तो याद आया कि आपका जनवरी के करंट अफेयर में ये चीज था, तो उसको डिटेल में पढ़ना है। तो पूरी मैगजीन को ना पढ़ के आपको पार्ट वाइज अलग अलग करके आपके 8 लेक्चर दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक-एक टॉपिक कवर किया जाता है, ताकि आपको ये रहे कि जब भी आपको कोई डिफिकल्टी हो और आपको ये लगे कि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप इसको इज़िली पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कि सोशल इश्यू है। सोशल इश्यू के कुछ टॉपिक होते हैं जो नहीं आते हैं। अब कुछ रिपोर्ट है, कोई नहीं ही देखना होता है, तो पूरे टॉपिक को पूरा ना पढ़ के आप कुछ-कुछ मेजर पॉइंट जो आते हैं उनको पढ़ लें। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग के तौर पर आपको एक फॉर्मेट के तौर पर दिया गया। अब आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं, आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत में आता है विफल होती लोक परीक्षा प्रणाली के बारे में। आपने अभी हाल ही में जो आपका नीट और यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था, उसके कारण काफी विवादित रहा। मतलब कि काफी चिंताएं और उसकी स्वच्छता को लेकर काफी चिंताएं पैदा हो गई थी। काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए, आपने भी देखा होगा, और कुछ बच्चे तो होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट भी किए होंगे। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो आप ये उसी के संदर्भ में टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या इसका आक्रोश का रीजन था, किस तरीके से ये कौन-कौन से एग्जाम रहे जो किसके द्वारा कंडक्ट कराए गए, कौन सी समिति के द्वारा गठन किया गया था। क्योंकि अगर इतना ज्यादा ये एक इशू चला है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नीट यूजी और यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड आपका जो भी एग्जाम कराया जा रहा है, तो उससे संदर्भ में आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेगा। उसका ये पूछ सकता है कि जैसे आपका कि कब इसकी स्थापना की गई, किस एक्ट के तहत इनकी स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उनके संदर्भ में आपके क्वेश्चन आते हैं। और कौन सी ऐसी विवाद के कारण है जो आपका अभी प्रेजेंट में ऐसा हुआ, और फ्यूचर में ऐसी संभावना भी हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन ना बने। तो इस तरीके के काफी मुद्दे आते हैं, तो उनको आपका कुछ तो आपके डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, जैसे कि एबीसी के फॉर्म में। कुछ आपके जो 1 2 3 4 5 करके दे दिया जाता है, तो उसमें आपको बताना होता है कि आपका 1 2 सही है या 2 3 सही है। तो आपको कुछ जैसे कि आप इस परीक्षा की रणनीति से आप का क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर क्या भविष्य में इस तरीके की चिंताएं मतलब कि इस तरीके के फिर से होंगे, मतलब कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये टॉपिक अब पढ़ना है, तो टॉपिक पढ़ने के पहले आपका आता है कि हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय सुरा परीक्षण एजेंसी रही है द्वारा आयोजित, मतलब कि किसके द्वारा ये आयोजित है, ये आपकी नीट जो आपका एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा ही। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जो आपका फैक्चुअल के तौर पर, जैसे कि आपके जो पीसीएस के एग्जाम आते हैं, तो ये पूछ सकता है कि आपका, या फिर यूपीएससी में भी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि जो यू नीट यूजी और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये एनटीए के द्वारा आयोजित किया जाता है कि किसी और संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है।
तो अभी जो प्रेजेंट में ये जो गंभीर चिंता के विषय 2 पेपर लीक को लेकर आए हुए थे, तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम है दोनों नीट यूजी और यूजीसी नेट आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा से आयोजित किया गया था। इसके संदर्भ में आता है तो हालिया में छात्रों और शैक्षिक जगत के बीच में सार्वजनिक परीक्षाओं जिसमें पब्लिक एग्जामिनेशन की शुचिता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अब आता है अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें 5 मई 2024 को आयोजित ये कब परीक्षा आयोजित की गई थी? 5 मई 2024 को नीट यूजी परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक को लेकर विवाद शुरू हुआ था और 1563 छात्रों के अंकों में बढ़ोतरी या ग्रेस मार्क को लेकर आक्रोश उत्पन्न हो गया था। जब ये उस टाइम पे जब मई में ये मुद्दा उठा था और ये चीजें हुई थी तो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा इसमें प्रत्येक टीचर ने भी और जितने भी सोशल एक्टिविटी है और उसके बाद जो आपके जो न्यूज़ चैनल है तो उसमें उस टाइम पर यही यही दिख रहा था कि उस टाइम पे कहाँ पर किस तरीके का विवाद हुआ, किस तरीके की क्या आक्रोश देखा गया। तो ये उस टाइम पे बड़ा एक गंभीर चिंता का विषय वाला टॉपिक था, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब आता है कि इस आक्रोश को लेकर उत्पन्न था और ये कम समय में मिलने वाली भरपाई के एवज में दिए गए थे। इसके बाद 19 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी नेट 2024 को रद्द करने का आदेश दिया क्योंकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई थी कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो सकती है। उपरोक्त घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनटीए में सुधार करने के लिए इश्यूरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया। चलिए तो जान लेते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के बारे में। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संदर्भ में बात की जाए क्योंकि ये इस कारण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी आपके दोनों ही एग्जाम ही कंडक्ट कराती है। तो दोनों एग्जाम कंडक्ट कराती है तो इसके संदर्भ में ये भी आता है कि और कौन से एग्जाम होते हैं जो आपके कंडक्ट कराते हैं। तो इन सब के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ इसकी स्थापना, उद्देश्य, इन सब के बारे में करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के बारे में कि जिसकी स्थापना जो है वह आपकी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2017 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रवेश भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने हेतु कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करना। एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आती है आपकी प्रवेश परीक्षा जिसमें जेईई जो कि मेन होती है, नीट यूजी, CMAT आदि इत्यादि परीक्षाएं आयोजित कराती है। फेलोशिप के लिए मूल्यांकन को जो दी जाती है वो आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा होती है। नीति निर्माण में एनटीए की भूमिका के बारे में देखा जाए तो एनटीए के पास छात्र प्रदर्शन संबंधी डेटा का एक विशाल संग्रह होता है। इसका विश्लेषण कर नीति निर्माताओं को शिक्षण और सूचना में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है। तो ये इसकी मेजर भूमिका होती है। कहता है कि भारत में जो विफल होती परीक्षा प्रणाली के कारण को जान लेते हैं कि आखिर ये कौन से रीजन है जिसके कारण ये शिक्षा नीति विफल हो रही है। तो इसमें पहले तो रीजन देख लेते हैं व्यवस्थागत तौर पर, क्योंकि प्रत्येक सिस्टम एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के संदर्भ में देखा जाता है कि आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था चल रही है, किस तरीके की जो आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, किस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि वर्तमान में मेडिकल प्रवेश की नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर पर एकल परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा जो है स्थानीय शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को ध्यान में नहीं रखती बल्कि सभी छात्रों के समानता के आधार पर न्याय संगत मूल्यांकन के बारे में चिंता बढ़ाती है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के प्रमुख पदों पर नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव और स्वायत्तता की कमी इत्यादि के कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर की आशंका बढ़ती है। परीक्षा पैटर्न या पात्रता मानदंडों और नीतियों में बार बार होने वाले बदलाव छात्रों के लिए भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नीट के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करना और फिर बाद में उसे वापस ले लेना। फिर आता है कि परीक्षा बोर्डों में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के मामले में सामने आए हैं, जिसमें पेपर लीक करने, रिजल्ट में हेराफेरी करने, रिश्वतखोरी के आरोप शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला। तो इस तरीके के ये व्यवस्थागत तौर पर आते हैं। अब आते हैं सांस्कृतिक के संदर्भ में कि सांस्कृतिक के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के कुछ हिस्सों में परीक्षाओं में नकल को एक हद तक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। ये प्रायः व्यवस्थागत कमियों का लाभ उठाने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बिहार के सामूहिक नकल की घटनाएं और उच्च स्तरीय परीक्षाओं को सामान्यतः जीवन में परिवर्तनकारी घटनाएं माना जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग नकल को एक साधन के रूप में उचित ठहराते हैं और इसमें माता पिता और रिश्तेदारों की सक्रिय भागीदारी भी होती है। अब आता है आपका प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें ब्लूटूथ डिवाइस और स्मार्ट वॉच के उपयोग जैसी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति ने नकल के आधुनिक तरीकों को अधिक सुलभ बना दिया है। जैसे कि प्रभावी इंक्रिप्शन अथवा सुरक्षित संचार विधियों की कमी होने तथा साइबर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं होने के कारण
प्रश्न पत्रों की डिजिटल कॉपियां अनाधिकृत तरीके से प्राप्त कर ली जाती हैं। तो ये आपका एक व्यवस्थागत तौर पर भी रीजन देखा, दूसरा सांस्कृतिक देखा और ये आपका प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी देखा। अब जानते हैं कि विफल होते सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों के जो संभावित परिणाम है उनके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि किसी के भी परिणाम जो होते हैं वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीन तरीके के परिणाम तो आपके होते ही हैं। कि सामाजिक स्तर पर किस तरीके से इसको देखा जाता है, आर्थिक स्तर पर इसका किस तरीके से परिणाम देखा जाता है, फिर आपका राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से होता है। तो किसी भी कोई भी प्रणाली है तो उसके ये 3 फैक्टर तो होते ही हैं। फिर बाद में उसके और भी जिस तरीके की लोकेलिटी होती है, जिस तरीके का जो न्यूज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके और भी परिणाम या फिर कुछ मुद्दे उसमें जुड़ जाते हैं। तो इसमें जैसे कि सामाजिक परिणाम के संदर्भ में देखा जाए तो पेपर के बार-बार लीक होने और परीक्षा रद्द होने के प्रति जनता का विश्वास कम हो जाता है। इसके साथ ही परीक्षा की निष्पक्षता के बारे में बड़े पैमाने पर संदेह पैदा होता है। और इन व्यवधानों से वंचित छात्रों के लिए अधिक प्रभावित होने के कारण सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते मौजूदा सामाजिक विषमताओं में और अधिक वृद्धि हो रही है। अनिश्चितता और बार बार परीक्षा तिथियों में बदलाव के कारण छात्रों और अभिभावकों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और बार बार इस तरह की घटना होने पर सामाजिक मूल्यों में बदलाव आ सकता है, जिसके चलते नकल एक आम बात हो सकती है और इसमें सामाजिक नैतिकता में गिरावट आ सकती है। आर्थिक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान होता है। और इसके लिए सरकार परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को अत्यधिक लागत वहन करने पड़ती है। और इसमें देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए कि घरेलू शिक्षा में विश्वास की कमी का एक कारण जो है वह एक प्रतिभा पलायन, जिसमें जो छात्र हैं वो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हो और इसमें देश को एक आर्थिक नुकसान भी होता है। राजनीतिक के तौर पर देखा जाए तो इसमें परीक्षा घोटालों के कारण शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बजाय राजनीतिक दबाव से प्रेरित होकर जल्दबाजी में नीतिगत परिवर्तन किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक परियोजनाओं से जुड़े केंद्र और राज्यों के बीच संघीय तनाव बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नीट को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति का होना। सार्वजनिक परीक्षाओं को कुप्रबंधन और विफलता होना जो सरकार की कार्यक्षमता के प्रति जनता की सोच को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसके संदर्भ में आता है। तय संस्थागत के संदर्भ कि इसमें परीक्षाओं का अभ्यर्थियों का समुचित मूल्यांकन ना होना पाने के कारण व्यवसायिक मानकों में गिरावट आ रही, जिसके कारण कम योग्य व्यक्ति पेशेवरों क्षेत्रों को प्रवेश कर रहे हैं। औसत दर्जे का चक्र जारी रहा है, जिसमें अयोग्य पेशेवर भविष्य के लिए शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता बन जाते हैं। तो वे औसत गुणवत्ता दर्जे की शिक्षा और मूल्यांकन पद्धति को स्थायी बनाते हैं। इससे प्रशिक्षण का बोझ नियोक्ताओं तथा व्यवसायिक संस्थानों पर पड़ता है, जिसमें उन्हें कर्मचारियों में योग्यता की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षण पर अधिक निवेश करना पड़ सकता है। तो इसके संदर्भ में ये संस्थागत परिणाम देखने को मिलते हैं। आता है कि लोक परीक्षा या अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में। तो इस अधिनियम के संदर्भ में सबसे पहले तो इसके उद्देश्य को देखते हैं, फिर इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में जानते हैं। इसके उद्देश्य को देखा जाए तो यह लोक परीक्षा यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रणालियां हैं वह पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता लाना और युवाओं को आश्वस्त करना कि उनके ईमानदार व वास्तविक मेहनत का उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। प्रमुख का प्रावधान में देखा जाए तो इनका कवरेज जो है यह कानून, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। यह कानून लोक परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न अनुचित साधनों को परिभाषित करता है और इन साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को अनाधिकृत तरीके से प्राप्त करना या उन्हें लीक करना, लोक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्स के साथ छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि शामिल होता है। दंड के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना होना। सेवा प्रदाता के लिए संगठित अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति के समूह के लिए कम से कम आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 वर्ष तक का कारावास और इसमें परीक्षा की अनुमानित लागत की भी वसूली की जाएगी। सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समानयोग यानी कि नॉन कंपाउंडेबल होंगे। इस अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने लोक परीक्षा या अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 अधिसूचित किए। इन नियमों के प्रमुख प्रावधान शामिल है, जैसे कि यदि लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला सामने आता है तो परीक्षा केंद्र प्रभारी एफआईआर दर्ज कराने में सहित उचित कार्यवाही कर सकते हैं। और यदि परीक्षा आयोजित करने वाले सेवा प्रदाता के प्रबंधन और निर्देशन के मंडल की अनुचित साधनों के लिए उपयोग में संलिप्तता पाई जाती है तो इसकी जांच के लिए लोक परीक्षा अथॉरिटी की एक समिति गठित करेगी। क्षेत्रीय अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग और अपराधों की सभी घटनाओं के समय समय पर लोक परीक्षा अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। साथ ही उसने
इस मामले में जो भी कार्यवाही की है उनकी रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंपेगा। तो इसके अंतर्गत ये आपका जो लोक परीक्षा प्रणाली है या जो अधिनियम 2024 है, तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए। अब आते हैं आगे की राह। आगे की राय के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार होना, कि विभिन्न प्रश्न प्रारूपों और व्यवहारिक मूल्यांकनों को शामिल करके केवल रटने के बजाय एक विश्लेषणात्मक समझ एवं व्यवहारिक कौशल के मूल्यांकन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश में प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन को शामिल करना। ये एक तरीके से आमतौर पर भी देखा जाए कि आप जब परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो जब आप अगर किसी चीज को फैक्ट के बेसिस पे मतलब कि रटते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, इसमें आपने कुछ चीजें रटी, तो कुछ चीजें अगर आपने रट ली हैं, तो उसमें आपको ये हो गया कि ये चीज ये होती है। जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति इस डेट पे होती है। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होगा कि ये चीजें आपको, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको भूलने लगती है। लेकिन एक टाइम बाद अगर आप इसको समझ के साथ पढ़ते हैं कि जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ा, तो उसका कुछ डिटेल में एक विजुलाइज कर लिया कि इस तरीके की इमेज होती है, उस टाइम पे ये प्रक्रिया हुई, ऐसी ऐसी स्थिति रही, और आपने एक उसका एक मैप बना लिया या फिर उसको एक सीक्वेंस बाय एक सिनॉप्सिस नोट्स में आपने प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरीके से आप एक सिनॉप्सिस बना लेंगे, एक नोट्स बना लेते हैं किसी चीज का, और उसको बहुत अच्छे से जब पढ़ते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि आपको अब वो काफी टाइम तक चलता है। यानी कि हम देखा जाए तो एक अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के किसी चीज को पढ़ा है, तो अगर आप उसको 1 साल तक चलाएंगे तो वो चल जाएगा। फिर आपको कभी कभी जैसे सामने कोई चीज आई तो आपने उसका रिवीजन कर लिया, जैसे कभी रैंडम आपने कोई चीज देख ली तो उसका इस तरीके से देख लिया। तो ये अगर आपने वो प्रोजेक्ट एक तरीके से मैप माइंड मैप बनाया है, तो आप किसी भी चीज को विजुलाइज करते हैं। जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, तो जब एग्जाम देते हैं तो आपको ये रहता है कि आपने ये चीज पढ़ा था, जैसे रटी हुई चीज जब आप रट के कोई चीज जाते हैं, तो अगर वो चीज माइंड से निकल गई तो आपका कई बार होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप समझ के साथ जाते हैं कि आपने इस चीज को समझ के पढ़ा है, तो आप एक बार सोचते हैं कि इसका ये था, इसका इस तरीके से था, मैंने यहाँ से इसका शुरू किया हुआ था। तो ये एक तरीके से वो पैरेलल माइंड में बनता जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग जिस तरीके से होती है, तो उस तरीके से आपका एक तरीके से मैप बनता जाता है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे आप जैसे पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो एक अगर सिनॉप्सिस बना लेते हैं, एक तरीके से आप एक मैप बना लेते हैं, तो उसमें आपको ये रहेगा कि आप उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। समझ के साथ साथ आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको उस टाइम पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अभी जो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने की जो बात की गई है इसके संदर्भ में, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आपको रटने की बजाय एक विश्लेषणात्मक समझ होना चाहिए, और व्यवहारिक कौशल के मूल्यांकन भी अधिक ध्यान देना चाहिए। और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश के लिए प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन अपने पाठ्यक्रम में भी लाना चाहिए। क्या अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संख्या भी बढ़ जाती है। आते हैं सुरक्षा उपाय के बारे में। सुरक्षा उपाय के संदर्भ में देखा जाए कि परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों द्वारा प्रश्न पत्रों के प्रबंधन और वितरण के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाने चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए, जिनमें परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम आधार पर निगरानी, प्रश्न पत्रों को रखने के लिए इनक्रिप्टेड डिजिटल लॉकरों का उपयोग इत्यादि उपाय शामिल होता है। संस्थागत सुधार के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें परीक्षा बोर्डों और टेस्टिंग एजेंसियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सामूहिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। विकेंद्रीकरण और अनुकूलन होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में राज्य स्तरीय सुझाव व इनपुट को शामिल करना चाहिए, एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने व व्यक्तियों को बेहतर मूल्यांकन करने के लिए एक एडेप्टिव टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। तो इसके संदर्भ में आपका ये मेजर टॉपिक था, जिसमें अकेला यही आपका टॉपिक है। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ रिपोर्ट आई हुई है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के संदर्भ में सबसे पहला तो पॉइंट आता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, और अभी प्रेजेंट में भारत की क्या स्थिति है, कौन से इसके संकेतक हैं, और इसका विश्व में कौन सा प्रथम स्थान रखता है। तो इसके संदर्भ में आपके चार, किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने के 3-4 पॉइंट होते हैं। पहला तो ये कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके कितने आयाम होते हैं, आयाम के साथ साथ आपका ये विश्व में कितनी रैंकिंग हो, विश्व की रैंकिंग के साथ साथ कुछ ऐसा फैक्ट जो आपका इसमें नया एड ऑन हुआ हो। जैसे कि इस बार ये रिपोर्ट आई है, तो इसमें क्या नया ऐड हुआ है, क्या चीज को घटाया गया है। तो इसके संदर्भ में आपकी ये चीजें नोटिस करनी है, और साथ ही साथ ये नोटिस करना है कि इसमें विश्व में कौन सा स्थान पहले दूसरे नंबर पर है, और एशिया में भारत की स्थिति,
और आपके विश्व में कौन से नंबर पर भारत की स्थिति है। तो किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने के पहले इसके ये 4-5 फैक्टर होते हैं, उनके संदर्भ में ही आपको किसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके इसी इसी के पैरेलल ही आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि इधर-उधर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जो नया चेंज होता है उससे रिलेटेड या जो घटाया बढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड, किसके द्वारा जारी किया जाता है और कौन सा देश प्रथम रहा है और कौन भारत की क्या स्थिति है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि यह रिपोर्ट जो है वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर आधारित होती है, जिसके 4 प्रमुख आयामों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है और यह वार्षिक आधार पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापता है। 2024 तक लैंगिक अंतराल गैप जेंडर गैप को कम करने के लिए प्रगति या प्रतिशत में देख सकते हैं, जैसे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 68.5%, फिर आता है आर्थिक भागीदारी और अवसर उपसूचकांक 60.5%, शिक्षा प्राप्ति उपसूचकांक आपका 94.9% और फिर आता है स्वास्थ्य और उत्तरजीव का उपसूचकांक जो आता है 96% और राजनीतिक सशक्तिकरण पर उपसूचकांक जो आता है 22.5% इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो ये स्कोर दिया गया है वो लैंगिक समानता स्कोर जो 0 से 100 तक को में इसमें प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शित करने के संदर्भ में आपका जेंडर गैप रिपोर्ट को एक सूचकांक के तौर पर इसका परसेंटेज दिया गया है। अब आते हैं कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो वैश्विक स्तर पर देखते हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इंडेक्स में शामिल 146 देशों ने आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन ने शीर्ष 5 देश रहे हैं। तो कौन कौन से देश रहे? पहला तो ये कि अभी प्रेजेंट में ये जो जारी किया गया कितने देशों में 146 देश इसमें शामिल रही है, जिसके अंतर्गत आपका पहले नंबर पर आएगा आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन। तो इस तरीके से 5 देश रहे हैं। इसमें देखा जाए तो संसदीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ने 2006 से लगभग निरंतर सकारात्मक रुख दिखाया है। लैंगिक असमानता को दूर करने में प्रगति की वर्तमान दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लग सकते हैं। स्टेम कार्यबल महिलाओं की हिस्सेदारी जो रही है बट 28.2% और गैर स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम का होता है आपकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषयों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में। तो इसके जो 4 क्षेत्र हैं उनको ऐड करके आपका स्टेम बना दिया था। तो स्टेम में कौन कौन से? आपका साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, आपका इंजीनियरिंग हुआ और आपका मैथ हुआ। तो स्टेम में शामिल महिलाओं की हिस्सेदारी आपके वैश्विक स्तर पर 28.2% है और आपकी गैर स्टेम कार्यबल में जो महिलाओं की भागीदारी है वो 47.3% आती है। आता है भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो वर्ष 2023 में इंडेक्स में भारत के 127वां स्थान रहा है। तो मतलब कि 146 देशों में 127वां स्थान हुआ है। 2023 में 127वां स्थान था, लेकिन प्रेजेंट में जो 2024 में रिपोर्ट आई है तो इसमें 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रेजेंट में कितने देशों में? 146 देशों में 129वां स्थान भारत का प्राप्त हुआ है। अब आता है कि इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर है। फिर आता है कि शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिसके विपरीत आपकी आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार हुआ है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी जो रही है वह अधिक रही है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपकी पहली सिफारिश आती है 2030 तक में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष $360 बिलियन का सामूहिक निवेश की आवश्यकता है। लक्षित उपायों को बढ़ती हुई तकनीकी क्षमताओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उद्योग जगत को प्रभावी विविधता, समानता, समावेशन और नीतियों को अपनाने तथा कौशल उन्नयन की आवश्यकता है। और नोट के संदर्भ में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक लैंगिक असमानता का एक समग्र मीट्रिक है जो 3 आयामों पर आधारित है, जिसमें प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार आता है। तो इसमें एक और जानकारी को ऐड ऑन किया गया है कि यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 को जारी किया है इसके संदर्भ में। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में बात की जाए तो यह वैश्विक स्तर पर बच्चों में गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी इस स्थिति को बताया गया। अब जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है तो चाइल्ड फूड पॉवर्टी को इसने ध्यान मतलब कि इस स्थिति को बताया। तो सबसे पहले तो मुद्दा आता है कि आपकी चाइल्ड फूड पॉवर्टी होती क्या है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह पॉवर्टी जो है वह 5 साल की आयु वाले बच्चों के लिए पौष्टिक और विविध आहार की अनुपलब्धता और पोषण रहित आहार के सेवन की स्थिति होती है। ये क्या होती है कि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं
उनके लिए किस तरीके का पोषण एवं आहार दिया जा रहा है, किस तरीके की उनके आहार की स्थिति है, कौन सा पोषण नहीं दिया जा रहा है, तो इनकी स्थिति को बतलाता है। और जो बच्चे जो 8 निर्धारित खाद्य समूहों में से अधिकतम 2 का उपभोग कर पाते हैं, तो उसे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी स्थिति कहा जाता है। तो यानी कि इसमें 8 फूड जो है उनको एक चिन्हित किया गया है। अगर इन 8 फूड में से अगर बच्चे 2 फूड को ही उपलब्ध कर पाते हैं, मतलब कि 2 ही की ही उपलब्धता होती है, तो उसे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंतर्गत रखा जाता है। और अब अगर वो एक पैरेलल सीक्वेंस में चलते हैं, तो उसे चाइल्ड फूड पॉवर्टी कहा जाता है, जो 5 साल की आयु वाले बच्चों के लिए पौष्टिक और विविध आहार की उपलब्धता और पोषण रहित आहार के सेवन की स्थिति को संदर्भित करता है। अब आता है रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए, तो इसमें पहले नंबर पर आता है व्यापकता। व्यापकता जो है वह वैश्विक स्तर पर लगभग 27% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी स्थिति का सामना कर रहे हैं। भारत में 40% बच्चे गंभीर चाइल्ड पॉवर्टी स्थिति का सामना कर रहे हैं, और इस मामले में भारत अफगानिस्तान के बाद दक्षिण एशिया के दूसरे स्थान पर आता है। तो भारत में स्थिति इसकी काफी गंभीर बताई गई है, जो कि आपकी एशिया में आपकी अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब आता है खराब आहार की सतत कि पोषण तत्वों में भरपूर खाद्य पदार्थ की जगह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ बच्चों के आहार शामिल हो रहे हैं। आय और चाइल्ड फूड पॉवर्टी, जिसमें गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी की स्थिति से गरीब और अमीर दोनों तरह के परिवारों के बच्चे प्रभावित होते हैं। चाइल्ड फूड पॉवर्टी के लिए आय की स्थिति ही एकमात्र कारक नहीं है। उत्तरदायी कारण को देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कारणों में बढ़ती असमानता, संघर्ष और जलवायु संकट, बढ़ती खाद्य कीमतें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है कि इसमें रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संदर्भ में बात की जाए, तो यह जो है वह एक तरीके से चाइल्ड फूड पॉवर्टी की गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा जुटाने वाली प्रणाली को मजबूत करना, छोटे बच्चों को खिलाने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों को सुलभ, किफायती और स्वादिष्ट बनाने वाली खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए बेहतर आहार के लिए परामर्श सहित पोषण संबंधी आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों को लाभ उठाया जाना चाहिए। अब आता है कि भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। पहली पहल आती है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। यह जो पहल है यह मात्र पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के लिए आहार मानदंडों आदि पर केंद्रित है। पीएम पोषण योजना, जो कि पूर्ववर्ती मिड डे मील योजना के में मिलेट्स या श्री अन्न को शामिल करने का निर्देश इसके अंतर्गत दिया गया। चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मापन किस तरीके से किया जाता है, इसके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। तो चाइल्ड फूड पॉवर्टी का जो मापन है वह स्वास्थ्य, वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक आहार विविधता को पूरा करने हेतु बच्चों को निम्नलिखित 8 आहार समूहों में कम से कम 5 में से खाद्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका पहला, जैसे कि जो आपके पहले बताया गया है इसमें, कि इसमें टोटल आपके 8 है, लेकिन आपका अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसके आहार के लिए आपके 5 आहार होने चाहिए। लेकिन अगर वो 2 स्थिति, मतलब कि 2 आहार ही प्राप्त करता है, तो उसमें वह गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी का से स्थिति से ग्रसित व्यक्ति यानी कि बच्चा माना जाएगा। अब आता है कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी यानी कि बाल खाद्य निर्धनता का मापन देख लेते हैं कि यदि बच्चों को 0 से 2 खाद्य समूह में से प्रतिदिन आहार दिया जाता है, तो उनके लिए गंभीर सीईपी स्थिति होगी, और 3 से 4 खाद्य समूहों के लिए आहार दिया जाता है तो सामान्य स्थिति है, और 5 से अधिक दिया जाता है तो उन्हें किसी स्थिति में नहीं माना जाएगा। तो इसकी जो बच्चों की स्थिति जो है वह 3 तरीके से डिवाइड, यानी कि 3 कैटेगरी में इसका निर्धारण किया गया। जिनको 2 फूड मिलता है वो आपका गंभीर खाद्य चाइल्ड फूड पॉवर्टी में आएंगे। जिन्हें 3 से 4 खाद्य समूह खाद्य मिलते हैं उनके लिए सामान्य चाइल्ड फूड पॉवर्टी में आएंगे। फिर आते हैं आपके जो 5 से अधिक मिलते हैं, 5 से अधिक समय दिया जाता है, प्रतिदिन आहार दिया जाता है, तो वह किसी भी इसके चाइल्ड फूड पॉवर्टी की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उन्हें सामान्य स्थिति से भी बेहतर माना जाता है। अब जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से ऐसे मतलब कि जो बार-बार इनका उल्लेख किया गया है कि आपके 8 फूड हैं। तो 8 फूड में आपका सबसे पहले तो आता है माँ का दूध होना, दूसरा आता है अनाज, कंद, मूल और केले, फिर आता है दालें, नट्स और सीड्स का होना, इसके बाद डेयरी उत्पाद होना, इसके बाद आपका ताजा खाद्य पदार्थ, मांस, कुंकोट और मछली, इसके बाद अंडे, फिर आता है विटामिन ए के भरपूर फल एवं सब्जियां, फिर उसके बाद आता है अन्य फल और सब्जियां। तो इस तरीके से ये 8 फूड में डिवाइड किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाल श्रम के बारे में कि आईएलओ का कन्वेंशन 182, जिसमें बाल श्रम के सबसे बदतर रूपों पर प्रबंधन और मूलन से संबंधित है।
यह सार्वभौमिक रूप से अभिपुष्टि वाला पहला ILO कन्वेंशन है, जिसका अर्थ है कि ILO के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। भारत ने 2017 में ILO के कन्वेंशन में 138 के साथ कन्वेंशन की 182 की भी अभिपुष्टि कर दी है। ILO का जो कन्वेंशन 138 है, वह कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने से संबंधित होता है। अब आता है कि भारत में बाल श्रम की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बच्चे यानी कि 11 करोड़ या तो मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, या देश में बालकों की कुल संख्या जो होती है वह 3.9% होती है। भारत में 55% बाल श्रमिक जो होते हैं वह आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आते हैं। और भारत में मुख्य रूप से कृषि, घरेलू उद्योग, सड़क किनारे के ढाबे आदि में बाल श्रमिक देखे जाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति होती है। अब आता है कि बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में, जिसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए, कुछ आपके कानूनी प्रावधान भी दिए गए। तो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत सबसे पहले तो बात की जाए अनुच्छेद 224 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 जो है वह किसी भी कारखाने, खदान, खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है। फिर आता है अनुच्छेद 39E, जो कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि पुरुष और महिला कामगारों के स्वास्थ्य एवं क्षमता का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और राज्य यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या क्षमता के लिए प्रतिकूल हो। कानूनी प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है कि बाल श्रम, जो कि निषेध, विनिमय और संशोधन अधिनियम 2016 में सभी प्रकार के व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों और उनके खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए काम पर रखने की रोक लगाता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत में बाल श्रम के कारण के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला फैक्टर आता है आपका गरीबी, कि निर्धनता की वजह से परिवारों के जीवन यापन हेतु अपने बच्चों की श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर दूसरा आपका आता है इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी होना, कि इसकी वजह से बच्चों के में समय से पहले कार्यबल में शामिल होने की आशंका बढ़ जाती है। आपदाएं, संघर्ष, सामूहिक वास होना, जो कि सभी कारक आर्थिक संकट को जन्म देते हैं और परिवारों के विघटन के कारण बनते हैं। इससे बच्चों को श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कृषि, घरेलू कार्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सस्ते श्रम की मांग होती है। बच्चे कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए उपलब्ध होते हैं। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले कठोर कानून नहीं होते, और जो कानून है वह लागू करने की कोताही बरती जाती है। नेक्स्ट आता है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 के बारे में। यह रिपोर्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान या IFPRI ने स्वास्थ्यप्रद आहार और पोषण के लिए खाद्य प्रणाली नामक शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला आता है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के हमारे आहार पर जटिल एवं पारस्परिक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, विविधता आदि प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि 2 अरब से अधिक लोग स्वास्थ्यप्रद आहार का खर्च वहन नहीं कर सकते। इनसे बड़ी आबादी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास करती है। इससे लगभग 38% भारतीय आबादी अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन करती है। पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करने की वजह से इसमें 16.6% भारतीय कुपोषित है। तो इस रिपोर्ट को आपका इफ्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में इफ्री के बारे में जान लेते हैं कि यह होता क्या है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। ए कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर का एक अनुसंधान केंद्र होता है। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 के बारे में। ये विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 जारी किया गया। इस ब्रीफ के संदर्भ में मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें पहले नंबर पर तो आता है आपका धन प्रेषण या रेमिटेंस। रेमिटेंस जो है एक तरीके से 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को $656 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले 5 देशों में आते हैं आपका भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान। और भारत को $120 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो ये आपके धन प्रेषण के संदर्भ में। तो इसमें माइग्रेशन को भी देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रवसन रहा है, मतलब कि किस देश में सर्वाधिक रहा है। कि प्रवासियों के लिए सबसे लिए जो पसंदीदा देश रहा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस और यूनाइटेड किंगडम आता है। जिन देशों में सर्वाधिक प्रवासी रहे वह भारत में यूक्रेन, चीन, मैक्सिको और वेनेजुएला आता है। और सबसे बड़ा प्रवास गलियारा जो है मैक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। तो इस तरीके से आपका प्रवासन और माइग्रेशन के संदर्भ में, जिसे माइग्रेशन कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में ये आपकी
जो विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 जारी किया गया है, उसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि हमारा यहाँ पर ये आपका सोशल इश्यू से रिलेटेड जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसको आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।